हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है जीके के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज से जीके की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो से फ्रेंड्स 30 to 40 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बताना है कि 1930 में तंजौर में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट में एक अभियान शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, ये तंजौर कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत का एक एरिया है और तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत में 1930 में नमक कानून किसने तोड़ने का अभियान शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी जी ने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा तय की थी और ये यात्रा थी 240 मील की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। उस समय नमक निर्माण पर केवल राज्य का एकाधिकार हुआ करता था। और दोस्तों, इसी आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़ने का भी अभियान चलाया गया था। और तंजौर तट पर अगर बात करें कि स्टार्ट की थी, तो ये सी राजगोपालाचारी जी ने स्टार्ट किया था दक्षिण भारत में। और सी राजगोपाला जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो फैक्ट लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, तो इनमें से बताना है कलमकारी चित्रकला क्या निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन ए देखते हैं, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को, या फिर पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी को, या फिर ऑप्शन डी है, उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशम पर हाथ से की गई चित्रकारी को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को ये प्रदर्शित करती है कलमकारी चित्रकला। ये चित्रकारी जो होती है फ्रेंड्स, कलमकारी चित्रकला, ये दक्षिण भारत की एक मुख्यतः दक्षिण भारत में इसको किया जाता है। श्रीकालहस्ती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और कलमकारी चित्रकला का यहाँ पर प्रसिद्ध केंद्र स्थित है। इस चित्रकारी के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इस चित्रकारी में और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ पौधों का, उनकी छालों का, तनों का, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इस चित्रकारी में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गदर क्या था? तो इनमें से बताना है गदर क्या था। आप सभी जानते होंगे गदर के बारे में। ऑप्शन ए देखते हैं, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, या एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था, या एक उग्रवादी संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। तो फ्रेंड्स, आप सभी गदर पार्टी के बारे में जानते होंगे। गदर पार्टी को अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। कब बनाया था? 25 जून 1913 में। तो फ्रेंड्स, ये जो सन है, ये सन एग्जाम में पूछी जाती है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसे अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसको प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गदर पार्टी को? प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। और इसमें प्रमुख भूमिका जो थी वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना की थी। किसकी थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना की थी। और गदर नाम से एक फ्रेंड्स पत्रिका भी निकला करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ था, तो इनमें से बताना है किसको सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, या जल को? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा गाय को। गाय को ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल का आप सभी को, जैसे कि इसका टाइम पीरियड की बात करें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और इसी ऋग्वैदिक काल में ही जो वेद हैं उनकी रचना हुई थी
और जो रामायण है, रामायण काल और महाभारत काल, वो भी इसी काल के अंदर ही माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में फ्रेंड्स गाय को अगन्या कहा जाता था। अगन्या यानी कि ना मारने योग्य। अगन्या किस तरह से लिखेंगे मैं लिखकर बता देता हूँ। अगन्या ये गाय को माना जाता था, इसका मतलब होता है जो मारने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो फ्रेंड्स 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, आप सभी को पता होगा। और ये कब तक बना रहा था, कब इसको रद्द किया गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी है सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को स्वीकृत किए जाने तक, या फिर ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत करने तक बंगाल विभाजन को जारी रखा था, और इसके बाद 1911 के बाद बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन में फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था। जो अविभाजित बंगाल था उसको क्या किया था, दो भागों में बांटा था। बंगाल और पूर्वी बंगाल, दो भागों में इसको विभाजित करना पड़ा था, और बंगाल विभाजन को 1911 के जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो कि 1858 में की गई थी का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से बताना है कि महारानी की उद्घोषणा जो हुई थी 1858 में, उसमें क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ऑप्शन बी है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ऑप्शन सी है भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, या ए और बी दोनों सही। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ही सही हैं। महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में, उसका मुख्य उद्देश्य यही था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। वर्ष 1958 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के पास, ब्रिटिश सरकार के पास चली गई थी, और इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र में परिवर्तन लाए गए थे। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, इसमें क्या घोषणा हुई थी। तो इसमें लिखा गया था ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों को साम्राज्य में नहीं मिलाएगी और पहले से चले आ रहे समझौतों का सम्मान करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम ये किनके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, या वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञों के लिए, या शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम मुखिया के लिए ये प्रयुक्त किए जाते थे महत्तर और पटकिल। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्तर पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में एक प्रशासनिक अंग हुआ करता था। क्या कहते थे? महत्तर उसको कहते थे, एक प्रशासनिक अंग हुआ करता था। जिले को विषय कहा जाता था मध्यकालीन भारत में, जो कई विधियों में बटा होता था। विधि से सबसे छोटी इकाई जो होती थी, विधि से जो छोटी इकाई हुआ करती थी, उसको क्या कहते थे? पेट कहते थे। पेट जो कि अनेक ग्रामों का समूह हुआ करता था। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो गांव हुआ करती थी, जिसका प्रधान होता था मुखिया हुआ करता था। कौन हुआ करता था? मुखिया हुआ करता था, जिसको महत्तर कहते थे। क्या कहते थे? महत्तर कहते थे। और इसी महत्तर को यानी कि मुखिया को दक्षिण भारत में पटकिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटकिल कहा जाता था दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर कहा जाता था मुखिया। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। गलत है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। या केवल एक सही, या केवल डी सही? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू नहीं थी। सरोजनी नायडू की बात करें तो ये भारत की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो ये WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तैयब जी ने अध्यक्षता की थी 1887 के जो मद्रास अधिवेशन में हुआ था। वर्तमान में मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन्नई। तो उस समय मद्रास नाम हुआ करता था। तो 1887 के अधिवेशन में तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, जो कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बात करें अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला था। और प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें तो ये सरोजनी नायडू जी थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी आप सभी को पता होगा, संस्कृत भाषा की ये पहली पुस्तक थी राजतरंगिणी। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, या कश्मीर के इतिहास से, या कृष्णदेव राय के शासन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक। कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की थी। कब की थी? जयसिंह के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स, अगर जयसिंह के शासनकाल की बात की जाए तो जयसिंह का जो शासनकाल था वो 1159 से 1127 से, कब से? 1127 से 1159 तक ये जयसिंह का टाइम पीरियड था। और इसी के बीच माना जाता है राजतरंगिणी की रचना की थी कल्हड़ ने। और ये राजतरंगिणी महाभारत शैली में लिखी गई है। जयसिंह जो था ये लोहार वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो फ्रेंड, जो चीनी लेखक हुआ करते थे, चीनी लेखक जो थे वो अपने इंडिया का, अपने भारत का किस नाम से उल्लेख करते थे? फो क्यों की, यिंतु, या सीयू की, या सिकिया ओनो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यिंतु नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। सीयू की आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इस पुस्तक में हेनसांग ने जो भारत में यात्रा की थी उसका विवरण दिया हुआ है। चीनी लेखक जो है फ्रेंड्स वो भारत का यिंतु नाम से उल्लेख करते हैं। और फारसी में अगर बात की जाए तो हिंदू नाम से करते हैं। और यूनान में इंडोस कहते हैं भारत को। क्या कहते हैं? इंडोस नाम आदि नामों से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो किस रूप में इनमें से प्रदर्शित करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4। शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, या ध्यान मग्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए होगा, शिक्षक के रूप में उनको प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे सनत कुमार जिनका नाम था। इन्होंने भगवान शिव ने इनको दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर ज्ञान प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। बीजक संत दादू लाल के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। केवल ए, या सभी गलत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी गलत। इसमें से कोई भी सही नहीं है कथन। कबीर रामानंद जी के शिष्य थे और ईश्वर के ये निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। कौन थे? ईश्वर के ये निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के ये संत थे और वल्लभाचार्य जी ने ही पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित किया था। ये माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित नहीं किया था, ये वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था पुष्टि मार्ग के दर्शन को। और यहाँ पर पुष्टि का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर पुष्टि का अर्थ होता है ईश्वर से अनुग्रह। क्या होता है? ईश्वर से अनुग्रह। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के GK 12 की ये पहली सीरीज़ है। इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग आज की वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।